वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा हमने जाना था, उससे संबंधित कुछ थ्योरम को हमने सॉल्व किया था। अब अगले टॉपिक की तरफ चलें। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता में भी पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव का व्यंजक। सब परिस्थितियां वही हैं, थ्योरम वही है, सिद्धांत थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब चलते हैं इसमें। तो आपको याद होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले थे तो उसमें हम तीन परिस्थितियां ज्ञात किए थे कि ये व्यंजक कहाँ निकाला जाए। तो पहला स्थिति हमने रखा जब बिंदु अक्षीय स्थिति में हो। अक्षीय कौन हुआ, हम ये बना के रखें ताकि समय की बचत हो। ये द्विध्रुव हो गया हमारा ए बी। द्विध्रुव है तो एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश। इसकी प्रभावी लंबाई 2l। तो मध्य बिंदु से ए की दूरी l हो जाएगी और मध्य बिंदु से बी की दूरी l हो जाएगी। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो जो ये मैं बोल रहा हूं वहां मैं लैंग्वेज में ही लिख दिया कि मान लिया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरे ए तथा बी पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है और इसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, अब कहीं किसी बिंदु पर, जो पिछले क्लास में हमने थ्योरम पढ़ा था, कहीं किसी बिंदु पर कोई आवेश है तो इससे r दूरी पर यह बिंदु P है तो यहाँ विभव का व्यंजक कितना होता है 1/4πε0 आवेश बटा में दूरी। तीव्रता में यहाँ r² हो जाता है, विभव में केवल r होता है। तो यहाँ पर आवेश है प्लस q, तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, बिंदु A पर स्थित आवेश प्लस q के कारण बिंदु P पर विभव 1/4πε0। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू। अब ध्यान दीजिए, A से P की दूरी कितनी हो जाएगी, तो O से A की दूरी L है और यहाँ से दूरी R है, तो कितनी हो जाएगी L प्लस R। सेम ऐसे ही बिंदु B पर भी तो आवेश है। इस बिंदु B पर के आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव अब यहाँ से यहाँ निकालना है। तो V2 बराबर 1/4πε0, यहाँ पर तो आवेश माइनस क्यू है, माइनस क्यू, और B से P की दूरी, तो यहाँ से इसकी दूरी L है और टोटल दूरी R है, तो R में से ये दूरी घटा लेते हैं, R माइनस L। ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब स्केलर क्वांटिटी हो तो वहाँ दिशा को नहीं देखा जाता, डायरेक्ट उनका योगफल कर लिया जाता है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, Q बटा 4πε0, 1/r प्लस L, 1/r माइनस L। एलसीएम ले लेते हैं, R प्लस L, R माइनस L, ये यहाँ चलाएगा, ये यहाँ चलाएगा, तब R कट जाता है, माइनस L माइनस 2L हो जाता है। अब इसको सजा दीजिए, Q माइनस 2L, माइनस Q इंटू 2L कर दिए। ध्यान दीजिए, माइनस Q इंटू 2L कैसी राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। तो माइनस Q इंटू 2L की जगह क्या लिख देंगे, P। अब ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण अल्प आवेश, समान परिमाण विपरीत चिन्ह के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे जाएं तो यह व्यवस्था द्विध्रुव होता है। मतलब द्विध्रुव की जो ये लंबाई 2l है, ये बहुत छोटी लंबाई है, बहुत अल्प राशि है, तो L क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो जब L छोटा हो जाएगा तब आप किसी छोटी राशि का वर्ग कीजिएगा तो ये और छोटा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो उसी का लैंग्वेज लिखा गया है कि r² की तुलना में L² नगण्य है, अतः इसे छोड़ा जा सकता है। तब हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0, P बटा में L² छोड़ दिए तो क्या बचा, R²। तो ये अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का अभिष्ट व्यंजक हुआ। ध्यान दीजिए, अब आते हैं निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति के लिए केस 2, जब बिंदु निरक्षीय स्थिति में हो, तो निरक्षीय स्थिति का चित्र बनाते हैं हम लोग। ये हमारा एक द्विध्रुव हो गया,
ए बी, मध्य बिंदु ओ हो गया तो ये दूरी हो जाएगा L, ये दूरी हो जाएगा L। मध्य बिंदु से निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति कौन होता है? अभिलंब समद्विभाजक, ये अभिलंब। इस पर कहीं कोई बिंदु है तो यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे, तो यह बिंदु P हो गया। इसके चलते यह विभव V1 हो जाएगा, इसके चलते यह विभव V2 हो जाएगा, और O से P की दूरी R। तो यहां भी लैंग्वेज वही होगा। मान लिया AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरे A तथा B पर आवेश क्रमशः प्लस Q माइनस Q है, इसकी लंबाई 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर द्विध्रुव के अक्षीय नहीं, अब हो जाएगा निरक्षीय। एक बिंदु P है जहां पर हमें विभव, यहां इस बिंदु पर हमें विभव V का मान ज्ञात करना है। तो A से P पर विभव, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये देखो, ये दूरी हो गई L, यह दूरी R। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी वही हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बताना बिंदु A पर, यहां बिंदु A पर कौन सा आवेश है? प्लस Q। बिंदु B पर कौन सा आवेश है? माइनस Q। तो बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो दूरी तो रूट ओवर R स्क्वायर, तो ये केवल दूरी ये बदल जाएगा, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बिंदु B पर भी वही आवेश है माइनस Q, तो इसके चलते बिंदु P पर विद्युत विभव V2 माइनस Q, दूरी तो वही है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, ध्यान दीजिए विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर परिणामी विभव निकालने के लिए अब हमें दिशा वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए जब हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था तो वहां पर उसके घटकों को निकाले थे, क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है। अदिश में दिशा देखना ही नहीं, जो आया सो जोड़ दीजिए, परिणामी निकल जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर जोड़ देना है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तब परिणामी विभव का मान क्या हो जाएगा? अब ये देखिए, ये राशि दोनों एक ही है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो परिणामी विभव का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इसका कंडीशन हो गया। तो ये निरक्षीय स्थिति में। अब हमने तीसरा केस जाना था जब बिंदु कहीं भी हो, निरक्षीय स्थिति नहीं, जब बिंदु अक्षीय निरक्षीय छोड़ करके, कहीं भी हो। तीसरा, तो इसका फिगर मिटाएंगे। तो कहीं भी हो, अक्षीय और निरक्षीय को छोड़ करके हमें बनाना है। तो चलते हैं, ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव AB हुआ, इस पर प्लस Q माइनस Q, ये इसका मध्य बिंदु O हो गया, तो ये दूरी L हो जाएगी और ये दूरी भी L हो जाएगी। अब अक्ष और निरक्ष को छोड़ करके, मतलब ये डॉट डॉट वाली रेखा पर नहीं कहीं होना चाहिए और अभिलंब संद्विभाजक पर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु P है यहां, और ये बिंदु O से R दूरी पर है, ये बिंदु P, ये R दूरी पर है। यहां पर हमें विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, तो इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। तो बिंदु P पर अगर हमें विभव चाहिए तो A पर स्थित आवेश प्लस Q, A पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण, तो ये दूरी A से P की दूरी, अब ये दूरी तो हमें मालूम नहीं है ना, तो यहां पर हम केवल नाम रख लेते हैं AP। AP का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q और डॉट डॉट AP का जो भी मान हो वो हम लिखेंगे। बिंदु B पर स्थित आवेश माइनस Q, बिंदु B पर स्थित आवेश माइनस Q, तो ये दूरी हो जाएगी कौन? B से P, BP। BP का भी मान निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q डॉट 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 जो भी है इसका मान निकालेंगे।
तो परिणामी विभव क्या कर लेंगे, V1 प्लस V2, ये मान निकाल लेंगे। अगर हमें V1 V2 का मान निकालना है तो अब हमें A से P और B से P ये दूरी का मान होना चाहिए। तो चलिए AP कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। O से P की दूरी कितनी है, R, और ये दूरी कितनी है, L। A से P की दूरी नहीं मालूम है। अब अपने से सोचकर बताना है कि A से P की दूरी ज़्यादा है कि O से P की दूरी। तो निश्चित तौर पर कहेंगे सर O से P की दूरी कम है और A से P की दूरी ज़्यादा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से इसको बढ़ा देते हैं यहाँ, और यहाँ से लंब डाल देंगे, ये C। अब ये दोनों बराबर हो गई। तो अगर AP का मान निकालना है तो AP बराबर हो जाएगा PC के। ये जितना ज़्यादा है उतना हम इधर बढ़ा दिए। अब ये PC का मान हमें नहीं मालूम है। इस कोण को मान लीजिए थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो इस चित्र से cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा कोण के सामने लंब होता है OC, अब बटा में कर्ण, समकोण के सामने कर्ण होता है OA। तो OC बराबर OA, OA का मान L है, तो OC बराबर L cos थीटा। तो PC को अगर हमें लिखना होगा तो PC को हम लोग कैसे लिखेंगे, O से P प्लस O से C। तो AP बराबर PC बराबर OP, O से P तो R है, R प्लस, और OC का मान कितना है, L cos थीटा, L cos थीटा। तो ये हमारा ये मान हो गया। अब चलते हैं B से P की दूरी कितनी है। अब बताओ B से P की दूरी ज़्यादा है कि O से P की दूरी। तो निश्चित तौर पर ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है ना। तो जितना ज़्यादा है उतना इसको काट दीजिए, ये D यहाँ काट दिए और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ये समकोण हो जाएगा। तब BP किसके बराबर है, BP PD के बराबर, क्योंकि PD जितना ज़्यादा था उतना हम ये काट लिए। और PD को आप कैसे लिख सकते हो, PD को कैसे लिख सकते हो, OP माइनस OD। OP का मान L है, OP का मान L, OP का मान O से P का मान R है, और OD त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में cos थीटा का मान, समकोण के सामने लंब होता है, आधार OD हो गया, अब बटा में OD का मान निकालना है, OB का मान L है, तो OD बराबर क्या हो जाएगा, OD बराबर L cos थीटा। तो OD बराबर L cos थीटा। तो इस तरह से हमारे पास AP भी हो गया, BP भी हो गया। तो AP का मान कितना आया, R प्लस L cos थीटा। तो AP का मान, यहाँ AP का मान रख लेते हैं, AP का मान R प्लस L cos थीटा, और BP का मान R माइनस L cos थीटा। अब इन दोनों का परिणामी, चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है तो इसको डायरेक्ट अब जोड़ लेना है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q R प्लस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q R माइनस L cos थीटा। कॉमन करिए, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, 1/R प्लस L cos थीटा बचा, ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 1/R माइनस L cos थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या एलसीएम हो जाएगा दोनों, बिल्कुल, R प्लस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, ये यहाँ जाएगा,
आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, आर से आर कट जाएगा, एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा हो जाएगा, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 2l कॉस थीटा अब बटा में a प्लस बी ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तब अब कितना हो जाएगा ये, अब देखिए भी बराबर सजा देते हैं अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू इंटू 2l कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस क्यू इन 2l विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर माइनस क्यू इंटू 2l, तो भी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वही आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर नगण्य होता है, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नगण्य है, अतः इसे छोड़ा जा सकता है। तो चलिए छोड़ दीजिए, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये देखो, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण कहीं भी किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का अभिष्ट व्यंजक है, किसी भी बिंदु पर। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता में भी हमने ऐसे कंडीशन पढ़े थे। जब तीसरा केस निकाला था तो वहां हमने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट करवाया था कि अगर हम ये तीसरा वाला केस कहीं भी सॉल्व करना सीख जाते हैं तब इसमें से हम केस 1 केस 2 आसानी से निकाल सकते हैं। अब कहीं भी में अगर अक्षीय स्थिति आते हैं, जैसे अब देखिए, अगर हम अक्षीय स्थिति में लेते हैं, कहीं भी वाली स्थिति पर प्राप्त की, उसमें अक्षीय भी होना चाहिए, निरक्षीय भी। जब बिंदु अक्षीय स्थिति में हो, अब ध्यान दो, जो हमने कहीं भी प्राप्त किया, समझना है इस चित्र के, केवल ये जो चित्र हमने प्राप्त किया था, ये कहीं भी थीटा, इस थीटा को हम कितना माने कि ये बिंदु P अक्षीय स्थिति में, मतलब यहाँ आ जाए, ये बिंदु P खिसक कर यहाँ आ जाए, तो निश्चित तौर पर कहोगे सर थीटा बराबर 0 कर दीजिए। जैसे ही थीटा 0 करेंगे, ये बिंदु P खिसक कर के यहाँ आ जाएगा, अक्ष पर अक्षीय हो जाएगा। तब हमारा केस क्या हो जाएगा, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस थीटा बटा में R, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस 1 R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R स्क्वायर। हमने अभी अक्षीय स्थिति में ये व्यंजक प्राप्त किया था। अब केस 2 चलते हैं इसी में। नोट 2, जब बिंदु निरक्षीय स्थिति में हो, तो ध्यान देना, ये जो हम लोगों ने चित्र बनाया था, ये थीटा, ये बिंदु P और ये निरक्षीय स्थिति हमारा है। ये बिंदु P यहाँ आएगा तब न निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। तब थीटा को कितना रखना होगा, निश्चित तौर पर कहो सर थीटा को 90 डिग्री कर दीजिएगा, तो ये बिंदु P खिसक कर निरक्ष पर आ जाएगा, अभिलंब समद्विभाजक रेखा पर आ जाएगा। तब क्वेश्चन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कहीं भी वाला P कॉस थीटा तो अब 90 हो जाएगा बटा में R स्क्वायर। तो भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस 90 का मान 0, तो ये 0 से गुणा करेंगे तो टोटल पद क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का
व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें भी अब तीसरा केस इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बिंदु कहीं भी हो, क्योंकि कहीं भी हो वाले पद को हम हल करना सीख लेते हैं तो उसमें अक्षीय और निरक्षीय अपने आप समाहित हो जाता है, उसका मान निकाला जा सकता है। ये द्विध्रुव की कंडीशन हुआ। अब इसमें अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो जनरली क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्च होता है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसमें दोनों एक साथ अटैच करना है हमें। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव भी निकालना है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है। तो आप पहले अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाल लो। हमने अक्षीय स्थिति अभी हल किया है, आप उसी टॉपिक को रिपीट करोगे तो अक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना आया था? अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R स्क्वायर। ये पहले आप साबित करोगे, इतना नहीं लिखोगे। अक्षीय स्थिति में जैसा कि अभी हमने सॉल्व करना आपको सिखाया था, वो टोटल केस 1 को हल कर लीजिएगा। हल करिएगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। अब इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, आप बच्चे गलती क्या कर लेते हैं, अब विभव अभी निकाले और पिछले पाठों में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाला था, तो बच्चे दोनों वही हूबहू उतार लेते हैं। नहीं, एक को फिजिक्स के हल कर लो। और आप ध्यान देना, हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकाला था। विद्युत विभव तथा तीव्रता में संबंध, तो संबंध इसीलिए होते हैं कि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। E बराबर माइनस dV बाई dx या dr, r है तो r रखिए। ये संबंध होता है। ये संबंध कहता है कि अगर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इन दोनों में अगर एक ज्ञात है तो आप दूसरा आसानी से 2 लाइन में ज्ञात कर लीजिएगा। वो जो आप केस 1 केस 2 ऐसे हल करते हो, लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो अब देखो, तो ये तो होता है। अब इनका इस्तेमाल कर ले। E बराबर माइनस d/dr। V का मान अक्षीय स्थिति में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा में R स्क्वायर। तो d/dr मतलब अवकलन किस पद का होना है? R का। तो R को छोड़कर बाकी सब पद क्या हो जाएंगे? अचर। और अचर राशियां अवकलन या समाकलन में भाग नहीं लेती। तो E बराबर 1/, P भी निकाल लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लीजिए, माइनस है, इंटू d/dr ऑफ R स्क्वायर, 1/R स्क्वायर। E बराबर माइनस P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू d/dr ऑफ, ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा तो R के घात माइनस। अब पावर का अवकलन कैसे करते हो? माइनस P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, पावर सामने आता है और पावर में से 1 घटाते हो, -2 से 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? -3। ये d/dr ऑफ R स्क्वायर का R के घात -2 का अवकलन हुआ। तो P बराबर, P इसको सजा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P, और ये R क्यूब माइनस क्यू है, इसको प्लस बनाने के लिए R क्यूब को बटा में। तो अब ध्यान से देखो, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता यही होता है ना। तो कहीं आप गलती से ये नहीं करिएगा कि जैसे विद्युत विभव केस 1 ऐसे निकाले उसी तरह से तीव्रता वाला भी निकाल लो, तो ऐसे क्वेश्चन लंबा भी जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेगा कभी भी। और ये केवल अक्षीय स्थिति में, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में तो विभव शून्य हो जाता है। विभव शून्य हो जाएगा तो तीव्रता भी शून्य होगा।
तो निरक्षीय स्थिति में नहीं, ये केवल अक्षीय स्थिति में ही निकाला जाता है। तब आप ऐसे करोगे, एक को हल करोगे, ये आपको हल करना है, सॉल्व करना है, जो अभी केस 1 हमने हल कराया था। उसको हल करने के बाद तब इस फॉर्मूले का उपयोग करके तीव्रता निकालो, 4 लाइन में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। अब अगले टॉपिक की तरफ चले और हमारा अंतिम टॉपिक है इस पाठ का, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा। इसमें 2 टॉपिक हैं। द्विध्रुव को घुमाएंगे कहां? समरूप विद्युत क्षेत्र। आपको हमने समरूप विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था। समरूप विद्युत क्षेत्र कौन होता है? पहले एक समरूप विद्युत क्षेत्र बनाइए। समरूप विद्युत क्षेत्र की पहचान, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और समान दूरी पर होती हैं। इसमें एक द्विध्रुव को रखिए, ए बी, प्लस क्यू माइनस क्यू, लंबाई 12 और थीटा कोण बनाते हुए है। तब इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लंबे रख लीजिए। ये समरूप क्षेत्र की तीव्रता ई है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है एवं इसकी लंबाई 12 है। यह द्विध्रुव कैपिटल ई तीव्रता के एक समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो जब भी किसी द्विध्रुव को किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। कितना हमने साबित किया था पिछले पाठों में। इस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा? बल आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये हमने सिद्ध किया था कि जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को आप समरूप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित करता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। और अब द्विध्रुव को थीटा अल्प कोण थोड़ा सा के लिए घुमाइए, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। जब अल्प कोण घुमाएगा तो कार्य भी अल्प होगा। और घुमाने में घूर्णन गति में बल नहीं लगते, बल आघूर्ण लगते हैं। तो F कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन ऐसे नहीं कर देना है। ये बल आघूर्ण है, घूर्णन गति है, और घूर्णन गति में बल की जगह बल आघूर्ण टाउ होता है और विस्थापन कोणीय विस्थापन थीटा होता है। तो dw बराबर टाउ का मान p साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये दूसरा हो जाएगा। अब जब आप इसको घुमाओगे तो ये तो दिया रहेगा ना कि ऐसे रखा हुआ है, 30 डिग्री पर रखा हुआ है, ये 30 डिग्री पर रखा हुआ है। इसको 30 डिग्री से 45 डिग्री घुमाने में कृत कार्य, मतलब θ1 से θ2 तक। अब द्विध्रुव को θ1 से
थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल के लिए, टोटल के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 इंटू डी डब्ल्यू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 इंटू डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, और साइन थीटा का ही समाकलन होगा क्योंकि डी थीटा लगा हुआ है, थीटा लगा हुआ है, तो थीटा को छोड़कर ये जो पी ई है ये बाहर आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तब कितना हो जाएगा? W बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब क्या करेंगे? बिल्कुल थीटा की जगह पर लिमिट, अब माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट, ये माइनस इंटर करा देंगे तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य का व्यंजक हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये टॉपिक का हल करोगे तो ये दिया रहेगा, क्वेश्चन जब बनाओगे तो दिया रहेगा 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, मतलब थीटा 1 थीटा 2 दिया रहेगा। और विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होनी ही चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण P दिया है तो ठीक है, नहीं है तो P पहले निकालना पड़ेगा। तो कभी भी द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाना हो तो कार्य के लिए इस व्यंजक का मान निकालोगे, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। अब इसमें एक टॉपिक और है कि द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान भी निकालना है। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालनी हो तो ध्यान दीजिएगा, जो भी द्विध्रुव होता है अनंत पर द्विध्रुव की मानक स्थिति थीटा बराबर 90 डिग्री मानी जाती है। अब इसे उसकी मानक स्थिति से थीटा कोण विस्थापित करने में कृत कार्य। तो W बराबर कार्य का भी हमने व्यंजक पढ़ा था, PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमने अभी पढ़ा। अब कहाँ से कहाँ तक? तो PE कॉस थीटा 1, थीटा 1 उसकी प्रारंभिक स्थिति यानी उसकी मानक स्थिति द्विध्रुव की मानी जाती है 90 डिग्री। अब माइनस कहाँ तक? जब ये फिक्स हो गया कि मानक स्थिति 90 होती है तो एक ही कोण होना चाहिए, थीटा 2 नहीं लिखकर उसको केवल थीटा लिखेंगे। PE कॉस 90 0, तो W बराबर माइनस PE कॉस थीटा, और किया गया यह कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। देयरफॉर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं, W से नहीं, तो U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाना है। तो जब घुमाने की बात आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि कहां से कहां तक। 30 डिग्री पर रखा हुआ है तो कहोगे 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे।
और फिर पूछा जाएगा कि उस द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जा, तो द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जा U बराबर माइनस PE cos थीटा। तो ये हमारे इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसको अगले क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जानेंगे। धन्यवाद।